ओके। तो हमने अभी जो वाटर बैलेंस अप्रोच में दो एस्पेक्ट हमने योगेश। study किए, इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स। अभी इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है इनपुट में, उसके सामने आउटपुट पैरामीटर्स में जाता है ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट। ओके, ये दो कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा। और लास्ट में जो एक मैंने एडिशन किया था स्लाइड में, कि अगर हम ग्राउंड वाटर को एज अ अलग स्टोरेज सिस्टम समझे, हमने तीन सिस्टम की, एक सरफेस सिस्टम है, एक सॉइल सिस्टम है, और थर्ड वन इज योर एक्वीफर। तो सरफेस में हम स्टोरेज और प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ और इवोपरेशन और इनफिल्ट्रेशन, ये हमारा इनपुट आउटपुट। वैसे ही हमने सॉइल में किया। तो अगर ग्राउंड वाटर को हम कंप्लीट एक सिस्टम के हिसाब से देखें, अगर उसको वाटर बैलेंस के साथ अटैच करना है नहीं करना है, सिर्फ हमें ग्राउंड वाटर की हेल्थ या एक्वीफर की हेल्थ को समझना है, तो उसका जो वाटर बैलेंस करना है, ग्राउंड वाटर बैलेंस, उसमें हम दूसरी जो मेथड है, दूसरी पद्धति जो है वो है वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच। तो उससे हम ग्राउंड वाटर में क्या रिचार्ज होता है, क्या डिस्चार्ज होता है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि अगर आपके पास जो प्रीवियस मेथड में इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स में रिचार्ज थ्रू रेनफॉल, रिचार्ज थ्रू रिटर्न इरिगेशन सीपेज, रिचार्ज थ्रू सरफेस वाटर, अगर वो डेटा हमारे पास नहीं है, अगर उस पद्धति से हमें कैलकुलेट नहीं करना है, और हमारे पास हमारा एक अच्छा मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क, जिसमें हम लगातार प्री मानसून पोस्ट मानसून में अगर हम वाटर टेबल को मॉनिटर करते हैं, तो हम वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच से ग्राउंड वाटर बैलेंस भी कर सकते हैं। और वाटर बैलेंस में, कलेक्टिव वाटर बैलेंस में जो रिचार्ज और डिस्चार्ज जो है, वो भी हम इस मेथड से ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हम लेंगे स्टेटिक वाटर लेवल। आपने वाटर लेवल दो तरीके से सीखे हैं, एक स्टेटिक वाटर लेवल और एक रिड्यूस्ड वाटर लेवल। ओके, सो यहाँ पे हम स्टेटिक वाटर लेवल लेंगे, क्योंकि हमको स्टोरेज में क्या चेंज आता है वो चाहिए। उसका मीन सी लेवल से हाइट क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज में क्या चेंज आता है प्री पोस्ट में, तो वो हमको लेना है। तो स्टेटिक वाटर लेवल इज द वाटर टेबल ऑफ एन अनकन्फाइंड एक्वीफर। और वही चीज अगर हम कन्फाइंड एक्वीफर में ले, तो उसको हम पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है कि ग्राउंड वाटर लेवल की डेप्थ क्या है सरफेस से, हमको स्टेटिक वाटर टेबल लेना है इस अप्रोच में। ओके, सो आप उसको रिड्यूस्ड वाटर लेवल से कहीं से भी कंफ्यूज मत करिएगा खुद को। सो अभी हम देखें कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन, मतलब स्टेटिक वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन कैसे होता है। तो ओवर द टाइम जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, वो रिचार्ज और डिस्चार्ज की वजह से होता है। और उसका जो रेट है, तो वो रिलेटेड टू एक्वीफर टाइप है, रिचार्ज है, एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, रीजनल सर्कुलेशन है। कि लाइक अगर शेड एक्वीफर है, तो रीजनल लेवल पे अगर ग्राउंड वाटर एक्वीफर में कुछ बदलाव आते हैं, तो वो भी फ्लक्चुएशन को इफेक्ट करता है। ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी फ्लक्चुएशन को इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग मानसून रिचार्ज होता है या फिर पोस्ट मानसून, अगर रिटर्न इरिगेशन से उसमें रिचार्ज होता है, या फिर कोई स्ट्रक्चर से, सरफेस स्ट्रक्चर तालाब है या चेक डैम से, उससे रिचार्ज होता है, तो जो भी सिस्टम से उसमें प्लस और माइनस होता है एक्वीफर में, तो वो हमको ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन से हमको पता चलता है। तो ये जस्ट एक आपको एक ग्राफ जैसा बताया है कि आपका वाटर टेबल जो है, वाटर लेवल जो है, वो कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो ये शुरू से अगर आप देखें, तो ये जैसे ही रेनफॉल आया तो आपका वाटर टेबल ऊपर गया। जैसे आप मानसून मतलब समर पीरियड में आ रहे हैं, तो आपका वाटर टेबल नीचे गया, वापस आपका मानसून आ रहा है तो रिचार्ज होता है। तो उस तरीके से होता है। सॉरी, ये 2 महीने का ही है, अप्रैल और मई का। तो जहां जहां पे हमको रेनफॉल मिलता है, तो वहां पे हमको वाटर टेबल में हमको राइज देखने को मिलता है। सो वाटर टेबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री मानसून और पोस्ट मानसून में ही फ्लक्चुएशन होता है। वाटर टेबल जो है वो एवरी डे, हाँ, वो उसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कहीं ना कहीं से उसको रिचार्ज मिलता है। जैसे हम बोले कि रिटर्न इरिगेशन सीपेज है,
तो अगर हम रबी सीजन में अगर इरिगेशन करें तो वो कहीं ना कहीं उस ग्राउंड एक्वीफर तक रिचार्ज पहुंचता है। को। तो कंटिन्यूअसली जो वाटर टेबल है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो आप उसको डेली भी, अगर ऑटोमेटिक वाटर लेवल सेंसर अगर कहीं पे इंस्टॉल किया है, तो ये ऐसे ग्राफ डेली भी बन सकते हैं। ओके। सो वाटर टेबल फ्लक्चुएशन सिर्फ प्री पोस्ट में नहीं होता है, लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि हमको एनुअल बेस पे वाटर बैलेंस करना है, डेली बेसिस पे नहीं करना है या मंथली नहीं करना है। तो जब हमको एनुअल करना है, तो जो मेजर फिनोमिनन है कि जो वाटर ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करती है, सो दैट इज योर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो मानसून में जो रिचार्ज हुआ वो, और आफ्टर मानसून जो वाटर यूटिलाइजेशन होता है, कब तक, जब तक प्री मानसून मतलब वापस उसमें कुछ प्लस हो, उससे पहले जितना भी विड्रॉल होता है, तो अल्टीमेट विड्रॉल, अल्टीमेट जो क्वांटिटी है वो कब हमको पता चलती है? प्री मानसून में, मतलब जस्ट आपका समर क्रॉप भी खत्म हो गया बारिश से पहले। तो हम प्री और पोस्ट, ये दो मेजर फिनोमिनन को कंसिडर करते हुए दो लेवल्स लेते हैं, और उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम वाटर बैलेंस में कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल वाटर टेबल इज SWN ओनली ना, उसी को हम बोल रहे हैं ना? हाँ, यस यस, हाँ, मतलब कभी टेबल बोलते हैं कभी लेवल, तो ये हो जाता है। ठीक है ना, वो SWL ही है। सो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर टेबल कब राइज होता है, जब प्रेसिपिटेशन से इनफिल्ट्रेशन होता है, और कब फॉल होता है, जब डिस्चार्ज होता है। ओके। ये यहाँ पे डिस्चार्ज टू स्ट्रीम लिखा है, लेकिन स्ट्रीम में डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन पंपिंग से भी डिस्चार्ज होता है, तो उससे भी वाटर टेबल डाउन जाता है। तो ये, अगर फ्लक्चुएशन को अगर हम डिटेल में देखें, तो नेचुरल रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, रिचार्ज ड्यू टू स्ट्रीम, artificial recharge, seepage from command area or water body, inflow from other aquifer, connectivity to other basin। तो ये जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स में, इनपुट पैरामीटर में रिचार्ज को अलग अलग सोर्स से कैलकुलेट किया है, ये सारा जो है वो कलेक्टिवली वाटर टेबल फ्लक्चुएशन को अफेक्ट करता है। ओके। सो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो टाइप्स ऑफ रिचार्ज है, मतलब रिचार्ज का सोर्स है, नेचुरल रिचार्ज है रेनफॉल से, या सरफेस वाटर से है, कैनाल से, या रिटर्न इरिगेशन से, इसको हम नहीं कैलकुलेट कर, हम कॉम्प्रिहेंसिवली कलेक्टिव क्या, क्यूमुलेटिव वे में क्या वाटर टेबल पे फ्लक्चुएशन में अफेक्ट हुआ है उसको करेंगे। तो ये सारी मेथड से रिचार्ज होगा। तो आप प्री मानसून में जो वाटर टेबल लेते हो उसको बारिश खत्म होने के बाद मैक्सिमम कितना राइज हुआ, सो इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि मानसून, ड्यूरिंग मानसून आपका कितना रिचार्ज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, तो वो आपका हुआ नेचुरल डिस्चार्ज, हाँ, आउटफ्लो टू अदर बेसिन, आउटफ्लो फ्रॉम द आउटफ्लो टू अदर बेसिन, लीकेज थ्रू फ्रैक्चर्स, पंपिंग, ग्रेविटेशनल फ्लो, इवोपोट्रांसपिरेशन, स्प्रिंग्स, जितने भी टाइप के ग्राउंड वाटर के कनेक्टेड जो सोर्सेस है उससे डिस्चार्ज होता है। तो ये भी हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, कलेक्टिवली हम देखेंगे कि आपका पोस्ट मानसून टू प्री मानसून में टोटल यूटिलाइजेशन क्या हुआ। ओके। सो लाइक दिस हम वाटर लेवल फ्लक्चुएशन से ये सीखने की कोशिश करेंगे। जो फ्लक्चुएशन है वो रिस्पेक्टिव टाइम में देखा जाए तो डेली भी होता है। हाँ। अगर आप कोस्टल एरिया में देखो तो टाइडल इफेक्ट के साथ भी वाटर टेबल फ्लक्चुएशन होता है, इवोपोट्रांसपिरेशन से होता है, नॉर्मली सेलो एक्वीफर में पंपिंग से होता है। सीजनल में आप देखो तो प्री और पोस्ट में होता है। एनुअल अगर आप देखो तो प्री मानसून में, प्री मानसून 2024 में जो हमारा वाटर टेबल था, और प्री मानसून 2025 में, मतलब एक कंप्लीट एनुअल साइकिल खत्म होने के बाद जो चेंज आया, वो चेंज जो है वो अगर प्लस है, तो दैट मीन्स आपके एक्वीफर ने इतना पानी गेन किया है। जो भी रिचार्ज डिस्चार्ज हुआ उसके बाद आपके पास पानी बचा है, सेविंग है। ओके। और इन केस अगर वो डेफिसिट हुआ, माइनस में गया, दैट मीन्स आपने, आपके पास जितना इनफ्लो था उसके अलावा और वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपने ग्राउंड वाटर स्टोरेज, जो फिक्स डिपॉजिट आपके पास थे उसमें से आपने यूटिलाइज किया है। तो आप एनुअल भी कर सकते हैं। ओके। एंड सेक्युलर मीन्स लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हैं। सो ऐसा हाइड्रोग्राफ बना के आपको समझ में आ सकता है कि हमको वाटर टेबल को कैसे अंडरस्टैंड करना है। कि समझ लीजिए ये प्री टू पोस्ट है, तो ये इतना आपका वाटर टेबल में चेंज हुआ। ओके। ये अगेन
ये प्री टू पोस्ट है। ये सब आपका रिचार्ज हो रहा है। ओके, प्री टू पोस्ट। क्लियर? सो ये क्या बता रहा है कि प्री मानसून में जो वाटर टेबल था, पोस्ट मानसून में इतना राइज हुआ, प्री में से राइज हुआ। तो ये आप एवरेज भी ले सकते हैं कि 5 साल का आप एवरेज लेके आप, क्योंकि इसमें रेनफॉल वेरिएबल अफेक्ट करता है। तो समझ लीजिए कि कोई एरिड एरियाज में है कि जहाँ पे आपका रेनफॉल में काफी वेरिएबिलिटी होती है, तो आप नॉर्मल, एवरेज या ड्राउट कंडीशन है तो उसमें आप कलेक्टिव वे में उसका एनालिसिस करके आप उसका एवरेज ले सकते हैं। अगर आपका रेनफॉल पैटर्न जो है, मतलब क्वांटिटी जो है और पैटर्न भी, मतलब दोनों अगर मतलब कंटिन्यूअसली वही चली आ रही है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप कोई एक ही सीजन का, एक ही साल का डेटा को आप कलेक्ट करके उसको रिफर कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए, तो ये जो पोस्ट टू प्री है, हाँ, ये पोस्ट टू प्री है, ये आपका हुआ यूटिलाइजेशन। अभी ये क्या होगा, आपका ईयर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मानसून हम नवंबर में बोलते हैं और मई जो है वो हम प्री मानसून को बोलते हैं। तो पोस्ट मानसून 2000, पोस्ट मानसून 1995, सॉरी ये 5 साल का है। तो पोस्ट मानसून 1995 टू प्री 2000, इसमें मैंने गलत किया, आप इसको भूल जाइए। अगर ये कंटिन्यूअस ईयर्स का है, तो पोस्ट टू जो प्री है वो आपका होगा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। इतना पानी आपने यूटिलाइज किया। तो इस तरीके से हम हाइड्रोग्राफ बना के ऑन एन एवरेज एक गांव में से, समझ लीजिए आपने 5-6 मॉनिटरिंग वेल्स एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो मॉनिटरिंग वेल के डेटा के आधार से आप इस तरीके से वाटर टेबल फ्लक्चुएशन को मेजर कर सकते हैं। ओके। सो वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच बेसिकली क्या है, वो ग्राउंड वाटर को एस्टिमेट करने के लिए है। और ये जो है वो वाटर लेवल चेंजेस ऑब्जर्वेशन वेल्स में क्या आ रहा है, उसको आधार पे हम ग्राउंड वाटर में जो बदलाव आते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके पास ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क होना चाहिए। विदाउट मॉनिटरिंग डेटा आप इस अप्रोच से वाटर ग्राउंड वाटर बैलेंस नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में, ग्रिड में आपके पास एक मॉनिटरिंग नेटवर्क होना चाहिए। हाँ? अगर मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो आपका समझ लीजिए ये एक कोई स्टडी एरिया है। ओके। तो स्टडी एरिया में आपको लोकेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे मॉनिटरिंग के लिए, और वो ग्रिड बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव में से कोई एक किया या 5 किया लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आईसो, SWL, आईसो, RWL या उसका TDS का जो भी मैप्स आपको कंटूर्स आपने बनाए, उसमें आपने देखा होगा कि जो वेल के लोकेशन थे वो स्कैटर्ड होंगे, एक सिस्टमेटिक वे में होंगे। तो आपको इस तरीके से आपका ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। और अगर आपका ये एक वेल है, ओके, और इस वेल में आपका मॉनिटरिंग अगर आप करते हैं, तो जो भी फ्लक्चुएशन है, ये समझ लीजिए आपका पोस्ट मानसून में आया ब्लू लाइन है, ये आपका प्री मानसून में आया, ये आपने प्रीवियस ईयर का प्री मानसून है, ये आपका प्रीवियस ईयर का पोस्ट मानसून है। तो इस तरीके से ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, और वो डेटा आपके पास रेगुलरली आपकी डायरी में या जो आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए। और इसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच से आप ग्राउंड वाटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके लिए मस्ट है कि यू मस्ट हैव योर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क इन अ सिस्टमेटिक वे। ऐसा नहीं कि आज लिया कल नहीं लिया, मतलब एक साल लिया दूसरे साल नहीं लिया। या फिर आप ऐसा करो कि प्री मानसून में आपने जो 10 मॉनिटरिंग वेल से डेटा लिया वो कोई और थे, पोस्ट में आपने वो लोकेशन चेंज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो जो आप लोकेशन फिक्स करते हैं वही मॉनिटरिंग वेल्स को आपको रेगुलर ट्रैक करना है। तो वो लोकेशंस भी आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ओके। और मॉनिटरिंग वेल्स आइडेंटिफाई करने का कुछ
नॉर्म्स है कि वो रूटीन यूज में होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं कि उसकी डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए। जो एक्वीफर को आप वाटर बैलेंस में या समझने की कोशिश करें, वो अलग अलग एक्वीफर है, तो उससे होना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप नॉर्म्स को ध्यान में, कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए आप ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा हमको जो चाहिए वो है आपका वाटर टेबल फ्लक्चुएशन। सेकंड जो डेटा इसके लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज योर स्पेसिफिक यील्ड। ओके, स्पेसिफिक यील्ड क्या है, कोई बता पाएगा? कितना व्हाट इज वाटर हम स्पेसिफिक यील्ड? निकाल निकाल सकते हैं, मतलब उस एक्वीफर की से हम कितना निकाल सकते हैं। सो अंडर द ग्रेविटी वो एक्वीफर की जो कैपेसिटी है वाटर को रिलीज करने की, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो उसकी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी में से कितना पानी रिलीज करेंगे, तो यूज उसको करें। बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। और ये ओवर द पीरियड फ्लक्चुएशन के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, लेकिन हम अगर स्पेसिफिक यील्ड को हमको एनालाइज करना है, तो पंपिंग टेस्ट, एक्वीफर टेस्ट जो होता है वो हम कर सकते हैं। और एल्स आपके एरिया का कोई भी सीजीडब्ल्यूबी का आप रिपोर्ट ले लो, तो आपको उस एरिया का पर्टिकुलर एक्वीफर का क्या स्पेसिफिक यील्ड है वो भी आपको पता चल जाएगा। और ओवरऑल आप एक्वीफर वाइज भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे कि आपके अगर सैंडस्टोन है तो उसका स्पेसिफिक यील्ड कितना होगा, एल्यूवियम का कितना होगा। लेकिन जैसे सैंडस्टोन खुद में उसकी ग्रेन साइज अगर वेरी करती है, तो उसका इफेक्ट आपके स्पेसिफिक यील्ड पे जाएगा। तो वो आपको आपके पर्टिकुलर एरिया का अगर कोई आप जियो हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट को अगर आप स्टडी करते हैं, रिफर करते हैं, तो उसमें से भी आपको वो मिल जाएगा। ओके। सो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राउंड वाटर एक्वीफर में जो भी रिचार्ज या डिस्चार्ज होता है, उसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा कि आर, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने सिर्फ रिचार्ज लिखा है, मतलब आर, और क्यू बोलो या डिस्चार्ज डी बोलो, मतलब जो भी चेंज होता है, दैट इज आपका जो एरिया है, एक्वीफर का एरिया है, वो आपको एक्वीफर का एरिया लेना है कि जिस एरिया को आप स्टडी कर रहे हैं, तो ए, और उसका स्पेसिफिक यील्ड क्या है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आप रेफरेंस या सेकेंडरी डेटा से ले सकते हैं। मतलब एरिया आपको पता है कि आपका जो स्टडी एरिया है, एक्वीफर का एरिया, पॉसिबल है कि आप कोई वाटरशेड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वाटरशेड का कुछ पार्ट जो है वो उसमें वो एक्वीफर नहीं है, या फिर दूसरा एक्वीफर है, तो उसके लिए अलग से आपका ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन होगा। और एल्स अगर आपका सदर्न पोर्शन जो है वो एक्वीफर है, नॉर्थ एरिया में हार्ड रॉक है या क्ले है, तो जितना एरिया आपका एक्वीफर है वो एरिया लेना है, उसका स्पेसिफिक यील्ड, और यहाँ पे आपको लेना है H1 - H2। सो ये H1 - H2 क्या है, हाइट है। हाँ, यहाँ पे H क्यों बोला है, क्योंकि मैंने बोला ना कि जब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो तीन पैरामीटर आते हैं। तो एरिया में आपकी लेंथ और विड्थ आ गई, तो या फिर आप उसको हाइट बोलो या डेप्थ बोलो। तो यहाँ पे हम हाइट की बात करते हैं। ओके। सो वाटर टेबल की हाइट में क्या वेरिएशन आता है, H1 - H2, तो ये लेंगे तो आपको ग्राउंड वाटर में क्या बदलाव आया। समझ लीजिए आप H1 जो है वो प्री मानसून ले रहे हैं, और H2 जो है वो पोस्ट मानसून ले रहे हैं, तो आपको देगा कि कितना वाटर कॉलम आपका प्री टू पोस्ट है, तो कितना रिचार्ज हुआ, तो वो आपको रिचार्ज देगा। आप पोस्ट टू प्री लेंगे तो आपको यूटिलाइजेशन देगा, तो वो डिस्चार्ज देगा। तो इस हिसाब से आप इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए ग्राउंड वाटर में जो बदलाव आते हैं, जो फ्लक्चुएशन होता है स्टोरेज में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि H1 - H2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो आपके प्राइमरी डेटा से होने चाहिए प्रिफरेबली। अगर आपको सीजीडब्ल्यूबी का या किसी का ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के नेटवर्क से आप डेटा लो तो चलता है, लेकिन उनका क्या है कि क्लोज ग्रिड में मॉनिटरिंग नहीं होता है, बहुत लार्ज ग्रिड एरिया होता है, और उसमें एक मॉनिटरिंग वेल होता है, तो उसमें जो माइनर फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि ये कुछ एक सडन चेंज नहीं है फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने बताया कि डेली बेसिस पे भी उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो जब डेली बेसिस पे होते हैं, तो अगर हम उसको सिर्फ प्री और पोस्ट का डेटा ले, और बहुत ही कोर्सर ग्रिड में, तो वो डेटा इतने रिलायबल नहीं होते, मतलब आपका जो एस्टिमेशन करेंगे उसमें काफी एरर आएगी। तो बेटर है कि हमारा खुद का प्राइमरी नेटवर्क हो,
एटलीस्ट अगर रेगुलर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा स्टडी पीरियड के हिसाब से एक बार प्री और पोस्ट और वापस प्री, एक तीन हमारे पास डेटा होना चाहिए ताकि हम ग्राउंड वाटर को एस्टिमेट कर सके। ओके। जी ना, पर इसमें एरिया क्यों ले रहे हैं, वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे जो वॉल्यूम, वॉल्यूम कब रिचार्ज? आता है? वॉल्यूम कब हमें आता है? पता करना है ना कितना कितना लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ या डिस्चार्ज हुआ, तो वो लीटर में ये निकलेगा जो तो। है ना, ये आपका वॉल्यूम है, आर विल बी योर वॉल्यूम, ये है ना। अच्छा, तो इसमें आप हाइट क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? H1 और H2? H1 और H2 आपका ये प्री रहा, और पोस्ट। ये रहा है ना। अगर आप रिचार्ज के लिए कर रहे हैं, ओके, तो आपको प्री टू पोस्ट लेना है, और अगर आप डिस्चार्ज के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट टू प्री लेना है। तो ये तो आपका वही रहेगा कि आपका स्टडी एरिया क्या है, मतलब एक्वीफर का एरिया क्या है, उसका स्पेसिफिक यील्ड क्या है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। जो बदलाव आता है वो यहाँ पे आता है H1 - H2। सो आपका ये स्टडी एरिया है, समझ लीजिए एक्वीफर है, ओके। इसमें यहाँ पे जो आप बदलाव लेके आते हैं ना, ये आपको देखना है, ये आपको वॉल्यूम बनेगा ना, तीसरा पैरामीटर। ये आपका एरिया हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो ये आपका वॉल्यूम बन गया। रिचार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम। हाँ, मतलब इसमें अगर मैं थोड़ा इसको एडिट कर दूं, मैं वैसे भी इसको थोड़ा एडिट करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, रिचार्ज बोलो या डिस्चार्ज वॉट एवर, जो बदलाव है चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो इस तरीके से होगा। आप H1 - H2 क्या लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ये वॉल्यूम है रिचार्ज का आप कंसिडर कर रहे हैं या डिस्चार्ज, या ओवरऑल ग्राउंड वाटर स्टोरेज में क्या बदलाव आता है वो आप ले रहे पर ओवरऑल तो हम फ्लक्चुएशन ही काउंट कर रहे हैं ना, कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब पानी रिचार्ज, मतलब कितना रिचार्ज हो रहा है और कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो वही बेसिकली मेजर कर रहे हैं कि मतलब एक्वीफर की क्या क्या कैपेसिटी हो रही है डिस्चार्ज के बाद। हैं। आई थिंक मुझे लगता है हम यहाँ पे आ जाए, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना दोनों अलग अलग ही लिखे हैं, ये रिचार्ज है। सिमिलरली अगर आप डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया मल्टीप्लाई बाय आपका स्पेसिफिक यील्ड मल्टीप्लाई बाय H1 - H2, यानी यहाँ पे आप देखिए, पहली वाली में H2 - H1 आएगा। मतलब दोनों को अलग कर दिया है कि H1 यहाँ पे पोस्ट मानसून है, H2 यहाँ पे प्री मानसून है। अगर आप पहले वाले में देखें तो H1 जो है वो पोस्ट मानसून, यहाँ पे मैंने गलती की है, मैं इसको करेक्ट करके करूंगी। H1 आपका जो है वो प्री मानसून आएगा और H2 जो है वो आपका पोस्ट, मतलब यहाँ पे डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस। चलो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं पहले यहाँ से हटा दूं। ये डायग्राम पे आ जाओ। समझ लीजिए आपका कोई एक एरिया है जिसके ये आप दो मॉनिटरिंग वेल्स आपके हैं, उसको आप मॉनिटर करते हो, ओके। अभी पोस्ट मॉनसून में आपने एक डेटा रिकॉर्ड किया है 2024, हाँ, तो टाइम के हिसाब से ये पहले आएगा, हाँ। ओके, क्लियर। हाँ, इसको मैं बोलूं तो आपका पहला डेटा है November 24, दैट विल बी योर पोस्ट, क्लियर। उसके बाद आप डेटा ले रहे हैं तो आपका आएगा May 25, दैट विल बी योर प्री, ओके। और उसके बाद वापस आप डेटा ले रहे हैं November 25, दैट विल बी पोस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके। इन केस वापस आप डेटा ले रहे हैं May 26, दैट विल बी योर प्री ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके।
हम्म, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लाइन है, ये पहला स्टेप है, समझ लीजिए। डेटा पॉइंट 1 है ये। ओके, तो कलर, ओके, ये आपका पहला पॉइंट है। ओके, दूसरा जो आप डेटा ले रहे हैं पोस्ट टू प्री, वो आएगा आपका यहाँ पे टू। वापस आप प्री टू पोस्ट लेंगे, वो डेटा आएगा आपका यहाँ पे थ्री। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि पोस्ट मॉनसून 24 से प्री मॉनसून 25, ये क्या होगा आपका? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। ओके, आपके इसके पास मैक्सिमम एक्वीफर में यहाँ तक पानी था, प्री मॉनसून में वापस उस एक्वीफर को रिचार्ज मिले उससे पहले ये विड्रॉवल हुआ है, माइनस हुआ है। तो ये जो हाइट है, आप H1 H2 जिसको भी बोलो, इसमें क्या बदलाव आया? इन केस समझ लीजिए, ये आपका 50 मीटर है। ओके, पोस्ट में। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपका हुआ 90 मीटर। 50 फीट और 90 फीट, मीटर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इररिलेवेंट है। तो ये आपका 40 फीट का डिस्चार्ज हुआ। ओके, अब इसको आप आपका जो एक्वीफर का एरिया है उसके साथ और स्पेसिफिक यील्ड के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना पानी डिस्चार्ज हुआ। क्लियर? शिवाली, सुनीता, अजय, यस यस। हम्म। तो सुनीता हम जी। पोरोसिटी पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टोरेज स्टोरेज निकल सकते यस, हैं। अगर आप और उसको, स्पेसिफिक ईल्ड से करेंगे तो कितना डिस्चार्ज हुआ वो होगा। यस, ठीक है। ओके, सो अभी वापस आप समझ लीजिए कि ये प्री मानसून है 25, और उसके बाद बारिश होना शुरू हुआ, तो वाटर टेबल राइज होते हुए यहाँ तक पहुंचा। तो ये क्या होगा? रिचार्ज। चार्ज हुआ। क्लियर? सो आपको, आप किसी को भी H1 H2 बोलो, लेकिन उसका डिफरेंस लेना है। समझ लीजिए यहाँ पे वो 90 था, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये 40 है, तो आपका 50 फीट का रिचार्ज हुआ। क्लियर? जी जी। ओके, अभी आपको ये देखना है कि ये आपका सीजनल वेरिएशन हुआ कंसिडरेबली। आप बोलते हैं कि रिचार्ज और डिस्चार्ज से जो वाटर टेबल फ्लक्चुएट हुआ उससे। अभी मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि एन्युअली मेरे एक्वीफर में क्या स्टोरेज में चेंज आ रहा है। मैं रिचार्ज डिस्चार्ज की बात नहीं कर रही, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे एक्वीफर में वाटर टेबल मेंटेन्ड है, उसका स्टोरेज मेंटेन्ड है, मतलब जो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखे हैं वो मेंटेन्ड है, या उसमें से कुछ अ, बदलाव उसमें आ रहा है। तो समझ लीजिए ये प्री मानसून 25 है। मैं पोस्ट मानसून के बाद वापस एक और मॉनिटरिंग का डेटा ले रही हूँ, और मेरा जो प्री मानसून 26 है, ये हुआ। तो क्या होगा? इतना पानी जो है, पानी कम हो, डिप्लेट हो। कंपैरेटिवली जो भी इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, उसके बाद ये पानी तो कंप्लीटली गया। क्लियर? सर जी ना, मैंने एक बार वापस सिचुएशन को यस यस। रिपीट की जनाना ही समझ आया। ये सीजनल रिचार्ज और डिस्चार्ज समझ में आ गया? हाँ। हाँ। आ गया ना? अभी समझ लीजिए, मैं यहाँ पे और मेरे मॉनिटरिंग को एक्सटेंड करती हूँ, और मैं
पोस्ट प्री मॉनसून 26 में, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा? ठीक के बाद पोस्ट। ये आएगा ना आपका, ये वाला डेटा आएगा। ठीक है, तो ये डेटा अगर मैंने लिया और मैं उसको प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ अगर कंपेयर करूं, और मैं प्री मॉनसून 25 से प्री मॉनसून 26 को कंपेयर करूं कि लास्ट ईयर जब बिफोर मॉनसून जो वाटर टेबल था वो, और नेक्स्ट ईयर प्री मॉनसून में जो वाटर टेबल था वो, उसमें क्या बदलाव आया। तो अगर ये मेरा लास्ट ईयर प्री मॉनसून में, अगर मैं बोलूं कि 70 मीटर पे पानी था, और नेक्स्ट ईयर प्री मॉनसून में 75 मीटर पे पानी था, दैट मीन्स के ये प्री 25 टू प्री 26 में जो भी प्लस या माइनस हुआ, उसके बाद मेरा वाटर टेबल डिप्लीट हुआ है। कितना? 5 मीटर। दैट मीन्स मेरा ये वाला जो स्टोरेज है, ये वाला जो स्टोरेज है वो मेरा स्टोरेज कंप्लीटली गया है। जो इस साल मैंने मेरे अकाउंट में जो एडिट किया है, उससे मेरा विड्रॉवल बढ़ गया, और जो स्टोरेज मेरे पास था वो मैंने इस्तेमाल किया। क्लियर? तो इस तरीके से हम ग्राउंड वाटर एक्वीफर की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। इन रिवर्स केस, अगर मेरा वाटर टेबल प्री मॉनसून का यहाँ पे होता, ये अगर यहाँ पे होता तो हम क्या बोलेंगे? कितना स्टोरेज बढ़ गया है मेरा। ये सरप्लस वाटर वाटर लेवल कितना बढ़ हुआ गया। है? इंक्रीज हुआ है कि आपने कुछ सप्लाई डिमांड साइड इंटरवेंशन किए, तो आपका इतना स्टोरेज जो है, आपने कुछ पैसे एफडी में और जमा किए। ओके, सो ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन अप्रोच जो है वो आपको हेल्प करता है। आप कौन सा डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ? जो कौन सी चेंज को आप कंपेयर कर रहे हैं। आप अगर प्री मॉनसून तो पोस्ट मॉनसून, मतलब उसमें आप क्या बदलाव क्या आता है, उसमें रिचार्ज होता है, इनपुट होता है, ओके, एक्वीफर में। सो आप रिचार्ज क्वांटिफाई कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट मॉनसून के बाद जहां से विड्रॉल शुरू होता है, इनपुट वाला सिस्टम, मतलब वो पूरा होता है वो पीरियड, तो उसके बाद अब विड्रॉल करते करते मैक्सिमम उसको वापस कब रिचार्ज मिलेगा? जब बारिश आएगी। तो बिफोर मॉनसून जब आप डेटा लेते हैं और उसको पोस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो कितना विड्रॉ किया वो आपको पता चलता है। तो H1 H2 आप जो लेते हैं उस हिसाब से है। फिर आप प्री टू प्री लो, प्री मॉनसून 24 टू प्री मॉनसून 25। तो प्री टू प्री जो है वो आपको बताता है कि आपका स्टोरेज में नेट चेंज क्या आया है। ओके। तो इसमें अभी हमारा 70 से 75 हो रहा है। तो जब हम्म। हम रिचार्ज के स्ट्रक्चर या रिचार्ज का काम कर रहे हैं, तो उससे फिर पोस्ट मानसून कितना ऊपर आ सकता है वो एक हम देख सकते हैं, जो हाँ। इंटरवेंशन के साइड से। पर उस जगह पे उतना नहीं हो सकता, मतलब नहीं हुआ। अगर बारिश कम हो गई या बाकी के जो है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट वगैरह वो सब देख के, तो उस टाइम पे हमें डिमांड इंटर मैनेजमेंट पे भी ज्यादा फोकस होना चाहिए कि अगली बार वो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा ऐसा ही करना पड़ेगा फिर। Yes, इसीलिए ग्राउंड वाटर जब मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं, तो अभी आप बोलो कि कोई बोले कि 6 महीने में मुझे पीजीडब्ल्यूएम कर दो, हो सकेगा? हाँ, वो तो है। एक साल में कर दो, 2 साल में कर दो, हम्म। आपका कितना और इम्पेक्ट है वो आप, फंडिंग एजेंसी है, हम्म हाँ? अजय हम्म जी, हम्म, सॉरी अंकित उसी में है, हाँ, फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। तो अगर हम बोले कि नहीं हमको ये डेटा चाहिए, तो आप रिचार्ज क्वांटिफाई कर सकते हो कैसे? जैसे हमने प्रीवियस मेथड में, प्रीवियस सेशन में समझा कि आपका सरफेस स्टोरेज इतना बढ़ा, आपने स्प्रेड इतना बढ़ाया, तो परसेंटेज से लेते हुए आप बता सकते हो कि मेरा इतना रिचार्ज बढ़ गया होगा। ओके,
आर्टिफिशियल रिचार्ज किया तो आप मॉनिटर करो कि भाई आर्टिफिशियल रिचार्ज से कितनी रेट से पानी रिचार्ज होता है, तो इवोपरेशन लॉस कम होगा, आपने रिचार्ज को ज्यादा एफिशिएंटली आपने एक्वीफर में पानी को डाल दिया। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो एटलीस्ट 1 साल तो आपको वाटर बजट वाटर बैलेंस में लगेंगे। फिर आप उसमें कुछ इंटरवेंशन करते हैं तो वो इंटरवेंशन का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर पे क्या बदलाव आ रहा है। ओके, देखिए सरफेस को मॉनिटर करना आसान है, सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको वो पता चल जाएगा कि क्रॉप की हेल्थ से कि अगर उसको क्रिटिकल इरिगेशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, या फिर आप सॉइल सेंसर जो है मॉइस्चर सेंसर उससे आप मेजर करो पता चल जाएगा। देखिए ग्राउंड वाटर के स्टोरेज में क्या बदलाव आता है, वो आपका एरिया एक्वीफर का क्या स्प्रेड है, और उसमें आपके पास मॉनिटरिंग नेटवर्क फिक्स होना चाहिए, वो डेटा से आप उसको बता सकते हैं। तो सजीनाबेन मतलब देर आर टू अप्रोचेस, पहला हमने प्रेसिपिटेशन वाले से कैलकुलेट किया था, और ये ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन है, तो दोनों में से एक यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि यस, आ, वाटर बैलेंस में जो इनपुट कंपोनेंट रिचार्ज है और आउटपुट कंपोनेंट ड्राफ्ट है। ओके, तो इनपुट हमने स्पेसिफिक रिचार्ज सोर्स है, रिटर्न इरिगेशन नेचुरल सरफेस, उससे कैलकुलेट किया। अगर आपके पास मॉनिटरिंग के डेटा नहीं है तो ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया कि नंबर्स ऑफ जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स है वो कितने हैं और कितना पंपिंग करते हैं, उसका डिस्चार्ज रेट क्या है, उससे कैलकुलेट किया। तो अगर आपके पास मॉनिटरिंग डेटा नहीं है तो आप उस मेथड से रिचार्ज और डिस्चार्ज को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाटर लेवल के रिकॉर्ड्स हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, तो वहां पे आपको रिचार्ज और डिस्चार्ज उस तरीके से करने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक मेथड से आप करें। और ज्यादा साइंटिफिक मेथड ग्राउंड वाटर ये वाटर टेबल फ्लक्चुएशन मेथड है। बट इसमें जैसे कि इसमें वो वाले पैरामीटर्स नहीं आ रहे ना, रन ऑफ, इवेपोरेट, ट्रांसपिरेशन तो देखिए है। इसीलिए इसीलिए अगर मैं आपको एक इसमें, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि दोनों मेथड्स को कब हम यूज करेंगे, विच वन विल बी यूज्ड व्हेन। मैंने जो टेबल बनाया था एक सरफेस सिस्टम का बनाया था, एक हम सॉइल का, और दूसरा हम एक्वीफर का। ओके, तो एक सिस्टम में हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, रिचार्ज याद से। ड्यू टू एक रेनफॉल लिया, दूसरा कैनाल सरफेस और रिटर्न इरिगेशन। ओके, और आउटफ्लो कैसे किया, ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट के हिसाब से किया, जिसमें हमने क्या लिया कि आपके नंबर्स ऑफ पॉइंट, पंपिंग ओके, मल्टीप्लाई बाय आपने जो टाइम और डिस्चार्ज, ये। वेल्स। ओके, तो ये आपको प्लस माइनस बताता है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। क्या किया मैंने, ओके, ठीक है। अभी ये दिस इज मेथड 1। मेथड 2 इज वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच। फ्लक्चुएशन को लेना। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि चेंज इन storage from सॉरी। pre to post, and here it is change in storage from post to pre। ओके, सो जब आप कंप्लीट वाटर बैलेंस करते हैं तो आपका, अच्छा यार, तो ये प्रेसिपिटेशन आपका यहाँ पे आ गया। ओके, हाँ, रन रन ऑफ ऑफ। आपका यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आपका सॉइल मॉइस्चर आ गया, हम्म। यहाँ पे आपका इवेपोर ट्रांसपायरेशन आ गया। सो in complete water balance, huh,
इन कंप्लीट वाटर बैलेंस अगर आपको करना है, तो ये कंप्लीट वाटर बैलेंस में जब ग्राउंड वाटर की बात आती है, या तो ये सिस्टम से जाइए या फिर ये सिस्टम से जाइए, या ये डेटा रखिए या ये डेटा रखिए। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको एक्वीफर की स्टैंडर्ड वे में हेल्थ को मॉनिटर करना है, तो दिस इज द राइट अप्रोच। आप कंप्लीट एक हाइड्रोलॉजिकल वाटर बैलेंस में ग्राउंड वाटर एक्वीफर में जो स्टोरेज होता है, जो चेंज आता है, वो उसका एक पार्ट है। आप उसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, उसको उसके साथ कलेक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे आई थिंक अजय ने ही डिस्कस किया कि अगर हमको उसमें क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग में अगर हमको सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करना है, तो वो पूरा आपका सॉइल का बैलेंस हो गया, ये सरफेस का बैलेंस है। लेकिन जब हम कंप्रिहेंसिव वे में वाटर मैनेजमेंट करने की बात करते हैं, तो ये तीनों में से हमारे पास स्टोरेज है। हमारे पास सरफेस पे क्या स्टोरेज है? सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स है। सॉइल में सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज है, और एक्वीफर में ग्राउंड वाटर हमारा स्टोरेज है। तो हम यूटिलाइज तो तीनों को कर रहे हैं हमारे अलग अलग पर्पस के लिए। तो जब आपको हेल्थ चेक करनी है आपकी वाटर मैनेजमेंट की, तो आपको तीनों सिस्टम में जो बदलाव आते हैं वो करना पड़ेगा ना। सिर्फ आपका फोकस एक्वीफर है, तो आप एक्वीफर को उसमें क्या बदलाव आते हैं इस मेथड से कर सकते हैं। मतलब वो जो ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं और वाटर टेबल फ्लक्चुएशन, बस ये दोनों में डिफरेंस है कि ग्राउंड वाटर की जब आप बात करें तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाकी सरफेस और सॉइल तो विल रिमेन द सेम। हाँ, यस, यस। और एक्वीफर में और सेकंड वाला जो हम मेथड बोल रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगा एज कंपेयर फर्स्ट। नहीं, ऐसा भी है क्या? एक्यूरेट एक्यूरेसी। एक्यूरेट वाटर टेबल मेथड वाला टू होगा होगा। ना, क्योंकि इसमें लेवल से कर रहे हैं हम। हाँ, वही मेथड सेकंड वाला ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ। क्लियर? जी, क्लियर। हाँ। या ये स्लाइड को रखिएगा इस प्रेजेंटेशन में, व्हेन हाँ, यू वो सेंड। लास्ट वाली हाँ। स्लाइड को भी सेव कर दीजिएगा ये अच्छा हो रहा है, मतलब ज्यादा क्लियर हो रहा है हाँ। कि कहाँ से या सरफेस या से सॉइल एक्वीफर एग्जैक्टली। स्टेप बाय कैसा करना है। तो फिर मैं ये ठीक शैलेश है। भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके पास ये प्रेजेंटेशंस पड़े हैं तो वो शेयर ना करें। और मुझे थोड़ा अभी इस सेशन के बाद बाहर जाना है, तो मैं वो फ्री इसको थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करके मैं शाम तक कर दूंगी शेयर, ठीक है ना? जी जी। ये बेसिकली 3D विजुअलाइजेशन जब तक हम करेंगे ना, तब तक वो सही रहेगा। आपका ये चेंज इन वाटर लेवल वाला जो है ना, वो इट्स अ नाइस ड्राफ्ट। जैसे ही 3D में करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी क्लियर, मतलब विजुअलाइजेशन के हिसाब से, नॉट नो नीड टू ड्रॉ इट हियर, लेकिन जी। क्लियर? सो ये अप्रोच आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई, ठीक है? तो अभी जस्ट एग्जांपल यहाँ पे रखा है कि स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है। तो एल्यूमियम है तो उसका मिनिमम 8 टू मैक्सिमम 12। ग्रावेल है, हाँ, लेटेराइट, सैंडस्टोन, बेसाल्ट और हार्ड रॉक। तो इस हिसाब से आप स्पेसिफिक यील्ड के डेटा को ले सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक यील्ड अगर आपको प्राइमरी डेटा के हिसाब से लेने हैं, तो आपके पास पंपिंग टेस्ट का डेटा, मतलब एक्वीफर टेस्ट का डेटा होना चाहिए, और वो बहुत इससे भी और जेल काम है तो कैलकुलेट करना। तो उसको हम आपको सिखाएंगे, आपके कोर्स में है कि स्पेसिफिक यील्ड कैसे डिराइव होता है। लेकिन जैसे आपने प्रैक्टिकल भी किया था ना, लेकिन वो तो क्या है, आपकी क्लोज सिस्टम में आपने प्रैक्टिकल किया था, उसको आप अच्छे से मेजर कर सकते थे। लेकिन ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो उतना हमारा ऑब्जेक्टिव एक्वीफर स्टडीज या स्पेसिफिक यील्ड ये इसके लिए हमारा कोर्स नहीं है। हमारा ये है कि इस साइंस को हम वाटर मैनेजमेंट में, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में कैसे लेके आ सकते हैं। तो अगर आपने समझ ली 12% लिया है, और अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके करते, तो 13 होता या 11 होता, उससे ज्यादा तो कभी फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना? तो वो करने की जरूरत नहीं है प्राइमरी डेटा की। ठीक है, ये तो बता दिया। ओके। ये एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपका एक्वीफर रीजनल है, और आप कोई एक छोटे पॉकेट का उसमें से कर रहे हैं, तो आप फ्लक्चुएशन उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के लिए कर रहे हैं। जबकि वो एक्वीफर जो है, वो एरिया जो है वो एक्वीफर के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें थोड़ी ये दिक्कत होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अब जब आप लार्जर लेवल पे काम करते हैं, जब आपको स्टडी एरिया डिफाइन करना है, अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप एक्वीफर के स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए करिए। अगर आप एक्वीफर को स्प्रेड जितना भी है उतने में अगर आप ये स्टडी करते हैं या कुछ क्लस्टर आप लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रिलेटिवली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि ज्यादा वेल्स को मॉनिटर करो, ऐसा? नो 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 नो, इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए ये पूरा आपका एक्वीफर का स्प्रेड है। हाँ, जियोलॉजी मैप आप देखो तो यहाँ से दूसरा कोई एक रॉक फॉर्मेशन है, यहाँ पे समझ लीजिए तीसरा कोई रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये मेरा एक्वीफर है। ओके, और ये एरिया बहुत बड़ा है, और मेरा जो स्टडी का पॉइंट है वो ये गांव है मेरा। ओके, तो क्या होगा कि ये उसका एक्वीफर तो ये इतना बड़ा है, तो उसके ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन में ये बाकी का एरिया भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर यहाँ से ज्यादा पंपिंग हुआ तो आपका पानी यहाँ चला जाएगा, अगर यहाँ पे ज्यादा रिचार्ज हुआ तो आपको बाहर के एरिया से रिचार्ज मिलेगा। ओके, सो जब आप रीजनल लेवल के एक्वीफर के एरिया में कोई छोटे पॉकेट में काम करते हैं तो ये एक फैक्टर है जो आपको समझना है। इसको करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसको करने के लिए आपको ये पूरे एक्वीफर को मतलब मॉनिटर करना पड़े। लेकिन अगर हमारा वो प्रोजेक्ट का या हमारे प्रोग्राम का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप सिंगल एरिया के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको ये साइंस पता होना चाहिए कि जब आपका जो पॉकेट को आप स्टडी कर रहे हैं उसका एक्वीफर आपके सरफेसियल स्टडी एरिया से एक्सटेंडेड है सब सरफेस वे में, तो उससे फ्लक्चुएशन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, हाँ, सो यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश की है मैंने कि ये प्री मानसून 24 का डेटा है, ये प्री मानसून 25 का डेटा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ये दो को, तो ये क्या बताएगा कि नेट चेंज क्या आया है उस एक्वीफर में T2 पोस्ट, तो ये नेट चेंज बताएगा। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे किया है कि November 24, हाँ, ये मई 2 नवंबर मतलब प्री टू पोस्ट जो रिचार्ज हुआ ये है। सिमिलरली मेरा 25 में मानसून के बाद जो रिचार्ज हुआ ये, तो मैं ये दोनों को मिला के आपका एवरेज वाटर कॉलम कितना रिचार्ज हुआ, यहाँ पे 3.4 हुआ, यहाँ पे 2.8 हुआ, हाँ, तो उसका एवरेज आपका हुआ 3.10। तो इसका एवरेज निकाल के आप इसको रिचार्ज कॉलम जो H1 - H2 है उसमें ले सकते हैं। सिमिलरली आप पोस्ट मानसून टू प्री मानसून में अगर आप चाहते हैं तो ये आपको बताता है कि कितना आपने वाटर यूटिलाइज किया। तो ये है आपका यहाँ पे 4.2 मीटर, मतलब पोस्ट मानसून में 68 मीटर पे वाटर लेवल था, जो नेक्स्ट ईयर प्री मानसून में 72 मीटर पे गया। दैट मीन्स आपने 4 मीटर का वाटर कॉलम जो है वो आपने डिस्चार्ज किया, उतना पानी रिड्यूस्ड हुआ वो स्टोरेज में, तो मल्टीप्लाई बाय आपका स्पेसिफिक यील्ड, और आपका अगर एरिया आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो आपने एक्सपेक्ट। क्लियर? ये जस्ट आपको कल प्रैक्टिकल करवाएंगे, देखते हैं कि एक एक पैरामीटर को हम लेते जाएंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बाकी का नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लोड नहीं लेना है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में अगर आपने कुछ गलती की, समझ में नहीं आया, तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ये जो डेटा थे वो उसका एक्वीफर का एरिया 27.59 स्क्वायर किलोमीटर, स्पेसिफिक यील्ड 9.5, आपका रिचार्ज वाटर कॉलम जो है वो 3.38 था। तो इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको ये आंसर मिला। ओके, और इसके साथ ये दो के साथ आप अगर एक्सट्रैक्शन कितना एक्सट्रैक्शन किया वो मल्टीप्लाई किया तो आपको ये डेटा मिला एक्सट्रैक्शन का।
दैट मीन्स आपका रिचार्ज 8.86 मिलियन क्यूबिक मीटर हुआ, आपका डिस्चार्ज जो है वो 9.9 हुआ। मतलब जो स्टोरेज आपने चेंज किया वो कितना किया, 9.9 माइनस 8.86। ये जो पानी है वो रिचार्ज से ज्यादा आपने एक्सट्रैक्ट किया, दैट मीन्स आपने ग्राउंड वाटर स्टोरेज में से कुछ चेंज किया है। सो इट मीन्स 9.9 डिवाइडेड बाई 8.6 वो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट का परसेंटेज आ जाता है? नहीं। नहीं नहीं, ये 8.6 का 100%, तो 9.9 पे कितना, तो वो हाँ, तो होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 9 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। आइदर वे 9.9 डिवाइडेड बाई 8.6, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जो यस भी आएगा वो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हुआ आपका। यस यस। है ना? ठीक है। क्लियर यहाँ पे? हम्म। क्वेश्चंस क्या, अभी तो क्वेश्चंस तो आते ही गए। ये Great. ये जो सजीना मैंने इसमें जो रिचार्ज हुआ था उसमें वो ऐड नहीं किया हमने एक्सट्रैक्शन, वो 9 कैसे आया? बिकॉज वो 8 और प्लस 3 था क्या था? एक्सट्रैक्शन। एक वो कैलकुलेशन नहीं समझ आया मुझे, वो लास्ट स्लाइड वाला एक मिनट। ये वाला आपका लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। लास्ट लास्ट अभी अभी जो दिखा रही थी आप, हाँ, ये वाला। आपका इसमें इक्वेशन क्या है? एक्सट्रैक्शन इसमें एक्सट्रैक्शन 3.78 था, तो वाटर ये कॉलम है ये। 9.9। इसका नहीं, ये जो है ये आपका H1 माइनस H2 है। ये कब आया, इसको एरिया, स्पेसिफिक यील्ड और ये H1 माइनस H2 किया तब आया। ये कैसे आया आपका, 27.59 मल्टीप्लाई बाय आपका 9.5 मल्टीप्लाई बाय आपका 3.78। हाँ, डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज वो परसेंटेज में है। क्लियर? और अगर ठीक है। इसको आप यहाँ पे कॉपी करो, ओके, मतलब ये डिस्चार्ज आया हमारा 9.9 इज डिस्चार्ज। तो यस, तो ये जो होगा आपका 380। और आप देखो कितना से 3.38 है, ये 3.78 है, 0.5 के चेंज से कितना डिस्चार्ज में फर्क हो गया, मतलब स्टोरेज में फर्क हो गया। आधा मीटर ही आपका वाटर कॉलम ज्यादा यूज हुआ है, 50 सेंटीमीटर। ओके, सो हम तो कितने मीटरों में डिप्लेशन में चले गए हैं। क्लियर शिवाली? हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? वरना फिर योगेश भाई एज शायद ऑफ नहीं, नहीं, एज करेंगे। ऑफ नहीं, no. थोड़ा इसको रिफर करिएगा, उसका दिमाग में थोड़ा सोचते रहिएगा, तो ज्यादा। और देखिए साइंटिफिक वे में उसको परफेक्ट करने के काफी सारे तरीके हैं या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इसको एक ओवरऑल, हम जैसे खर्चा करते हैं ना, तो एक एक रुपए का या दो दो रुपए का खर्चा का हम हिसाब नहीं रखते। मोटे मोटे जो हिसाब होते हैं ना वो रखते हैं कि फीस इतनी गई, या लोन का इतना गया, रेंट इतना गया, ये वो बड़े बड़े रखते हैं। अभी 10-15 रुपए 100 रुपए की आइसक्रीम खाई, वो खर्चा हम नोट नहीं करते हैं। वो ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसे प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है नेचर में। तो हमको मोटे मोटे तौर पे जो मेजर जो इनपुट और आउटपुट पैरामीटर है उसको हमें कैलकुलेट करना। क्लियर? जो सेजिना का जो अभी का जो लेक्चर जो था, मैं मोटे मोटे तौर पे मानता हूं कि उसका जो टेक अवे है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपका एक्वीफर का जो एक्वीफर रॉक का जितना वॉल्यूम है उतना आप पानी नहीं निकाल रहे हैं, नंबर वन।
नंबर टू, उसकी जितनी पोरोसिटी है उतना भी आप पानी नहीं निकाल रहे हैं। पोरोसिटी माइट भी 30-40% हो सकती है, 25% सकती है। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिक यील्ड को। तो आप इतना टेक अवे ध्यान में रखिए कि एक्वीफर के वॉल्यूम को आप नहीं निकाल रहे हैं, आप पोरोसिटी भी नहीं निकाल रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसका स्पेसिफिक यील्ड निकाल रहे हैं। बस अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो ये पूरा जो प्रकरण है आपके लिए काफी आसान रहेगा।